नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में और हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं के ऊपर। हमने इससे पूर्व भी कई गद्य विधाओं को पढ़ा जिसमें कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार इन सभी गद्य विधाओं को हमने पढ़ा जिसमें नाटक भी है और हमें और भी गद्य विधाएं पढ़नी है। देखिए, हिंदी साहित्य में हमें गद्य विधाओं के अंतर्गत 14 गद्य विधाएं पढ़नी पड़ती हैं। सारी 14 गद्य विधाओं को हमें जानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और उनमें देखना पड़ता है जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है। क्यों? क्योंकि जो अन्य गद्य विधाओं के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं हमारे, या तो वे टिप्पणी वाले क्वेश्चन बनते हैं या उनसे ऐसे कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमने कभी उन पे ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन वैसे क्वेश्चन उनसे बनते हैं। कुछ चीजें देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती हैं, लेकिन उन चीजों को जब तक हम समझते नहीं है, उन वर्ड्स को नहीं समझते, शब्दों को नहीं समझते, जब तक वे चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक अन्य गद्य विधा हिंदी साहित्य का जो रिपोर्टार्ज है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, रिपोर्टार्ज जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये जो नाम है मिलता जुलता, रिपोर्ट से मिलता जुलता है, लेकिन रिपोर्ट और रिपोर्टार्ज ये दोनों में थोड़ी अलग विशेषताएं हैं, ये दोनों थोड़ी अलग अलग हैं। देखिए, जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हम न्यूज देखते हैं, न्यूज में जो रिपोर्टर होता है वो रिपोर्ट देता है, जो वहां पे चल रहा है, जो घट रही है घटनाएं, जो चीजें हो रही हैं उनको वो वहां की चीजें आंखों देखा हाल बताता है। लेकिन रिपोर्टार्ज, रिपोर्टार्ज में कुछ भिन्नताएं हैं जो इस प्रकार है कि जो रिपोर्टार्ज है उसमें आंखों देखा कानों सुना ये बातें तो होती ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मतलब रचनात्मक दृष्टि से उसको थोड़ा अलग किया जाता है, उसमें थोड़ा अपनी तरफ से कुछ चीजों को जोड़ा जाता है, उसमें मतलब सृजन किया जाता है, कुछ चीजों को ऐड किया जाता है, मतलब नमक मिर्च मसाला लगा करके परोसा जाता है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट है, न्यूज पे हम देखते हैं रिपोर्ट आता है, तो नॉर्मल सी चीज को कैसे वो मतलब कन्वर्ट करते हैं, उसमें नमक मिर्ची मसाला लगा के हमारे सामने परोसते हैं उस चीज को, वैसे ही रिपोर्टाज में कुछ चीजें जो कुछ बिंदुएं हैं उसमें थोड़ी अलग होती है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एड ऑन किया जाता है लेखक के द्वारा उस चीज को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए। तो देखिए, रिपोर्टाज विशेषता यही है और ये जो विधा है ये हमें सर्वप्रथम कहा फ्रांस में देखने को मिलेगी। तो देखिए, हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे हम उनको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और उन शॉर्ट नोट्स को अगर आप चाहें तो मैं यहाँ लिखवाऊंगा, अभी आप उनको लिख भी सकते हैं, ताकि जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, हिंदी साहित्य को जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। और जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीजें पता होनी चाहिए, इनके बगैर काम ही नहीं चलेगा, उन चीजों को भी मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिखवा देता हूँ। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं रिपोर्टाज की। तो रिपोर्टाज पे हम बात करेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मेरे ख्याल से आधा घंटा में ये खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक इतना छोटा है। तो लेकिन इसको समझना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी हम रिपोर्टाज पे क्वेश्चन आता है, टिप्पणी आती है, तो हम रिपोर्ट को समझ के उस आधार पर हम उसको व्याख्या कर देते हैं। तो उस चीज को थोड़ा समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का वह है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं रिपोर्ट से अलग है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि रिपोर्टाज होता क्या है। देखिए, मैं बताता हूं इसके जो मुख्य बिंदु है उसको बताता हूं। देखिए क्या है, यह जो साहित्य है, ये जो साहित्य का रूप है, इसमें वर्णन्य विषय का आंखों देखा और कानों सुना हाल तो व्यक्त किया ही जाता है, लेकिन आसान शब्दों में दृश्यों को नहीं बताया जाता, मतलब जैसा देखा वैसे ही नहीं बताया जाता। उसमें क्या है, जीवंत बनाते हुए तथ्यों का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, मतलब उन सभी चीजों को इतना जीवंत बना दिया जाता है कहते हुए, मतलब इतना मतलब उसमें शब्दों का हेर फेर किया जाता है, बातों में इतना नमक मिर्च मसाला लगाया जाता है कि वो जो चीज है ना, जब हम उसको जानते हैं तो वो हमें बहुत ही ज्यादा अद्भुत सी लगने लग जाती है। तो ये है रिपोर्टाज, मतलब रियलिटी की चीज को ही, किसी घटना को ले लिया, किसी कहानी को ले लिया जो आपने कहीं सुनी होगी, उसी को जब वो रिपोर्टाज में परिवर्तित करते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा मिलावट कर दी जाती है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए और क्या है, रिपोर्टाज जो है,
ठीक है। तो रिपोर्टाज अखबारी लेखन है। रिपोर्टाज को हम रिपोर्ट, जैसा कि रिपोर्टाज होता है वह जो रिपोर्ट होता है वह अखबारी लेखन होता है। जिसको हम अखबार में हम पढ़ते हैं वो रिपोर्ट होती है, वह अखबारी लेखन होता है। लेकिन दूसरी अखबारी सामग्री में यह इसलिए भिन्न है। लेकिन जो रिपोर्टाज है, देखिए रिपोर्टाज और रिपोर्ट दोनों अलग चीज है। लेकिन रिपोर्टाज को ही कुछ लोग रिपोर्ट समझ लेते हैं। लेकिन देखिए क्या है, रिपोर्टाज जो है ना वह कुछ अलग है, रिपोर्ट से कुछ अलग है। वो किस मामले में अलग है इसको देखते हैं। इसमें तथ्यों की रचनात्मक एवं अमर असरदार अभिव्यक्ति होती है। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आया है इसमें, क्या निकल के आया? रचनात्मक। रचनात्मक, रचनात्मक मतलब तथ्य जो है रचनात्मक और रचनात्मक, रचनात्मक और रचनात्मक और तथ्यों का मार्मिक विवरण होता है। रचनात्मक और तथ्यों का, तथ्यों 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 का मार्मिक, तथ्यों का मार्मिक, तथ्यों का मार्मिक मार्मिक विवरण होता है। तथ्यों का मार्मिक विवरण 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 होता है। तथ्यों का मार्मिक विवरण होता है। तो ये हम देखते हैं कि जो इसका अर्थ समझ लीजिए कि इसका जो अर्थ है या इसकी परिभाषा केवल इतनी है कि जो रिपोर्टाज है वह रचनाओं और तथ्यों का मार्मिक विवरण होता है। जैसे कि हमने एक घटना देखी कि कोई भी व्यक्ति है, कार या बाइक चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। आप ये घटना देख रहे हैं तो आपने इस चीज को देखा। लेकिन जो रिपोर्टर होगा वह देखेगा कि हाँ, एक कार वाले ने बाइक वाले को ठोक दिया और वह इसी चीज को लिख देगा। लेकिन जो रिपोर्टाज लेखक होगा वह क्या लिखेगा कि कार वाले ने बाइक वाले को ठोका, तो उसके मन में क्या भाव आए, जब उसको चोट लगी तो उसके मन में क्या भाव आया कि वो कार वाला जो है भागने की सोच रहा होगा, लेकिन बाइक वाले की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। तो मतलब ये सभी जो भाव आ रहे हैं, जो लोगों के अंदर भाव आ रहे हैं, जो चीजें मतलब आम आदमी नहीं देख पा रहा, वो एक रिपोर्टाज लेखक देखता है। तो यही सभी चीजें जो है रिपोर्टाज में हमें देखने को मिलती है और यही सभी चीजें जो है महत्वपूर्ण है। और देखिए क्या है, इस विधा का वास्तविक विकास सन 1936 में हुआ। देखिए इसका वास्तविक विकास जो है वह हमें कब देखने को मिलता है? 1936 में। मैं अब यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। इसका विकास, इस विधा का विकास, इस विधा का विकास, इस विधा, इस विधा का विकास, इस विधा का विकास, इस विधा का विकास, इस विधा का विकास 1936, 1936 में हुआ। 1936 में हुआ। देखिए ये जो समय है, ये प्रसाद और प्रेमचंद जब अपने अंतिम दौर में अपनी रचनाएं कर रहे हैं उसी समय का ये समय है 1936। ये हिंदी साहित्य में मैं क्या बोलूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है 1936 का दौर। इस टाइम हमें प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी रचना है गोदान, वही हमें कामायनी, वही हमें राम की शक्ति पूजा, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं जो है हमें 1936 में देखने को मिलता है। वही हम देखते हैं पंत ने 1936 में युगांत लिखा और इस युग का अंत कर दिया, छायावाद का। तो हमें 1936 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण युग मिलता है और इसी समय जो है रिपोर्टाज लेखन का आरंभ हम देख रहे हैं। और देखिए क्या है, और देखिए क्या है, और इसी समय विश्व युद्ध के समय हुआ। मतलब रिपोर्टाज लेखन, रिपोर्टिंग जो है विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय हमें देखने को मिलता है। हिंदी गद्य की यह नई नवीन विधा थी, नई विधा थी। ये सारी विधाएं जो है आप ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के बाद, मतलब आधुनिक काल में जितनी भी विधाएं आई हैं उनमें से एक है। और यह जो विधा है यह बहुत ही ज्यादा जल्दी फेमस हो गई और लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गई। देखिए रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा से अलग शब्द है। रिपोर्टाज क्या है? फ्रांसीसी भाषा से अलग शब्द है। यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से अलग है। इसको भी लिख देता हूं मैं, रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा से,
फ्रांसीसी रिपोर्टाज, फ्रांसीसी रिपोर्टाज, फ्रांसीसी भाषा से फ्रांसीसी भाषा से अलग फ्रांसीसी भाषा से अलग शब्द है। फ्रांसीसी भाषा से अलग शब्द है। ये जो शब्द है रिपोर्टाज, ये फ्रांसीसी भाषा का नहीं है, अलग शब्द है। और देखिए और क्या लिखा गया है, यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से भी अलग है। यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से भी अलग है। यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से भी अलग है। रिपोर्ट शब्द से भी अलग है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ। छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं ताकि मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं, और चीजें जो हैं क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर लिखने में कुछ दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं जो है थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा। बाकी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो है फ्रांसीसी भाषा का भी शब्द नहीं है, ना ही ये अंग्रेजी के शब्द रिपोर्ट शब्द का मतलब वो है। तो ये जो शब्द है अलग ही है। इस चीज को देखिए, रिपोर्ट में किसी घटना, जैसा कि मैंने आपको बताया रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट में किसी घटना को जैसे आपको देखा, हमने देखा वैसे ही बयां कर दिया, या जैसा हमने उसके बारे में सुना उसको उसी रूप में लिख दिया। लेकिन रिपोर्टाज में हम कुछ कल्पनाओं को जोड़ते हैं, रचनात्मक ढंग से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्टाज में यही सारी चीजें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए रिपोर्ट में किसी घटना या परिस्थिति का यथार्थ वर्णन किया जाता है, और रिपोर्ट अपनी प्रकृति में बौद्धिक है। यह रिपोर्टाज सरस एवं मार्मिक होता है। और जहां रिपोर्टाज है वह सरस एवं मार्मिक मतलब मन को छू ले, या मन में कुछ, आपके मन में कुछ चीजें उत्पन्न कर दे। रिपोर्टाज में ये सभी चीजें होती हैं। इसमें किसी घटना का साहित्यिक भाषा में विश्वसनीय एवं प्रामाणिक वर्णन होता है। यह पाठकों के मन मस्तिष्क में हलचल मचा देता है। देखिए साहित्यिक भाषा क्या होती है। साहित्यिक भाषा आप इसको समझिए, एक शब्द आया आपके लिए नया, इसको समझ लीजिए। साहित्यिक भाषा, इस शब्द को आप समझ लेंगे तो आप बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। साहित्यिक भाषा जो होती है ना, इसमें कल्पना, मनोविज्ञान, और मतलब अलग दृष्टिकोण, एक तरह से आप कह सकते हैं अलग दृष्टिकोण। जो साहित्यकार की भाषा होती है, जब कोई साहित्यकार किसी रचना को रचता है तो उसकी जो भाषा होती है वह केवल भाषा ना हो करके उसमें बहुत सारी चीजों को एड ऑन किया जाता है उस शब्द के माध्यम से। जैसे कि अगर कोई हम हिस्ट्री की किताब उठाएंगे तो उसमें क्या है, उसमें जो बात कही जा रही है उसका मतलब वही निकलेगा। लेकिन जो साहित्यकार अपनी भाषा से कहना चाह रहा है, अगर वह बोतल को सिंबल बना करके कुछ कहना चाह रहा है तो उसकी जो बात है ना वह कहीं और ही, किसी और लेवल की बात कर रहा है और किसी और लेवल की ही बात बताना चाह रहा है। जैसा कि आप लोगों ने अगर किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने एम.एफ. हुसैन या अन्य जो फेमस पेंटर्स हैं या आर्टिस्ट हैं उनकी अगर आपने पेंटिंग देखी होगी तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ नहीं, एक कैनवस है, उस पे 4-5 बूंदे ही हैं और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, खरीद के लेके जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत ही ज्यादा दर्शन, फिलॉसफी रहता है। उसके पीछे एक पूरा मतलब कहानी होती है उस बूंद के पीछे और उस ड्रॉप्स के पीछे, और आप हम लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो हमें बताते हैं कि इसके पीछे ये फिलॉसफी है तब हमें चीजें समझ में आती है। वहीं जो साहित्यिक भाषा होती है ना, साहित्यिक भाषा में हम अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से हम उसके बारे में जो सोच सके, जितना सोच सके उसका अर्थ उतना ही निकलता चाहता है। मतलब जितने अर्थ हम निकाल सकते हैं अपने दिमाग से, या समाज में जितने लोग उस चीज को पढ़ेंगे उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। उस हिसाब से साहित्यकार की भाषा जो होती है व्यापक होती है, व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक होती है। देखिए व्यापक भाषा का प्रयोग, व्यापक
भाषा का व्यापक भाषा का प्रयोग। देखिए व्यापक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो साहित्यकार जो होता है वह केवल एक चीज तक सीमित नहीं रहता, वह बहुत ही ज्यादा व्यापक रहता है। तो रिपोर्टाज में हमें जो ये सभी चीजें देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा व्यापक स्तर पर होती है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई भी साहित्य पढ़े, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज का अगर आप साहित्य पढ़े तो इन सभी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसमें मनोविज्ञान, दर्शन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, मतलब इन्हीं सभी चीजों को, सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं, यथार्थ का कैसे वर्णन किया जाता है, उन चीजों को क्या सिंबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाएगी, वह सब साहित्यकार पर डिपेंड करता है। और उसकी भाषा को जो समझ लेता है वो मतलब बहुत ही ज्यादा, फिर आपको बड़ा ही मजा आने लगेगा। फिर आप कोई भी रचना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, आप कहेंगे हाँ ये चीजें इस चीज को इंगित कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है। तो रिपोर्टाज में भी हमें साहित्यिक भाषा देखने को मिलती है। देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये मिला कि रिपोर्टाज में हमें साहित्यिक भाषा देखने को मिलती है। वहीं देखते हैं कि जो हिंदी की कई आधुनिक गद्य विधाओं की तरह रिपोर्टाज पश्चिम प्रभाव से उत्पन्न विधा है। इस पे भी पश्चिम का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा ही। देखिए जो हमारी विधाएं हैं, जितनी भी विधाएं हैं उस पे ज्यादातर विधाओं पे हमें पश्चिम का प्रभाव ही देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो विधाएं हैं ये कब आई हैं? नवजागरण काल में। नवजागरण काल। नवजागरण काल कब था? नवजागरण काल भारतेंदु के समय आरंभ हुआ और उसके बाद जो चलता रहा वह नवजागरण काल ही है, द्विवेदी युग तक, या उसके बाद भी नवजागरण काल चलता रहा। लोगों को जगाने की कोशिश की गई, यही है नवजागरण। एक होता है पुनर्जागरण। तो ये दोनों शब्द जो हैं इनके भी अर्थ अलग अलग हैं। नवजागरण होता है कि आप जागिए और आप अपने विकास के लिए कुछ कीजिए, लेकिन पुनर्जागरण काल ये होता है कि आपके अतीत में आप जितने गौरवशाली थे, आप जितने मतलब विशेष व्यक्ति थे, उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम क्या था, ये हमारे लिए पुनर्जागरण काल का समय था और हमारे अतीत के गौरवगान को बताया गया, हमारे अंदर वो भावना जगाने की कोशिश की गई जो हम कभी अपने पूर्व समय में थे। तो पुनर्जागरण काल में हम इस चीज को देखते हैं और हमें नवजागरणवादी बनाने की कोशिश की गई कि हम अपने अतीत का गौरवगान तो करें, उन सभी चीजों को वापस लाएं और हम आने वाले समय को भी अच्छा करें और अपने जीवन को और सुसंगत बनाने की कोशिश करें। तो हमें यह देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है, पश्चिम का प्रभाव देखने को मिलता है। वही रिपोर्टाज लेखन सबसे पहले रूस के इलिया एहरेनबुर्ग ने किया। देखिए रिपोर्टाज लेखन जो है सबसे पहले हमें कहां देखने को मिलता है? रिपोर्टाज 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 लेखन रिपोर्टाज लेखन रिपोर्टाज लेखन सबसे पहले रूस के रिपोर्टाज लेखन सबसे पहले रिपोर्टाज लेखन सबसे पहले रिपोर्टाज लेखन सबसे पहले रूस के रूस में रूस के रूस के रूस के एलिया इलिया एहरेनबुर्ग इलिया 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 एहरेनबुर्ग इलिया एहरेनबुर्ग इलिया एहरेनबुर्ग इलिया एहरेनबुर्ग इलिया एहरेनबुर्ग ने किया। सबसे पहले जो रिपोर्टाज लेखन है सबसे पहले हमें ये करती हुई दिखती है इलिया एहरेनबुर्ग। तो सबसे पहले मतलब रिपोर्टाज लेखक इन्हीं को माना जाता है जो कि रूस की थी। वही देखते हैं हम कि इसके साथ रिपोर्टाज लेखन वाले अमेरिका के डॉस पेरोस और फ्रांस के आंद्र मेलर्जिज और इंग्लैंड के क्रिस्टोफर इथरवुड विशेष उल्लेखनीय रिपोर्टाजकार हैं। देखिए इसके साथ ही 3 रिपोर्टाजकार के नाम और हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो है 3 और हैं। अमेरिका के कौन है? अमेरिका के हमें देखने को मिलते हैं, अमेरिका के मिलते हैं। डॉस पेसोस, 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 डॉस पेसो
डॉस पैसोस, डॉस पैसोस देखने को मिलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण रिपोर्टाजकार हैं। वहीं फ्रांस के हमें दूसरे देखने को मिलते हैं। वह कौन मिलते हैं? फ्रांस के एक और रिपोर्टाज हमें देखने मिलते हैं, वह है आंद्रे मेलरोज। आंद्रे 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 मेल आंद्रे आंद्रे मेलरोज देखने को मिलते हैं। वहीं एक और रचनाकार हैं, जो कि रूस की समाजवादी क्रांति, देखिए रूस की समाजवादी क्रांति पर लिखा है, रूस की समाजवादी क्रांति, रूस की समाजवादी क्रांति, रूस की समाजवादी क्रांति, रूस की समाजवादी क्रांति, रूस की समाजवादी क्रांति पर 10 डेज 10 शुक द वर्ल्ड जैसे बेहतरीन यादगार रिपोर्टाज लेखक देखने को मिलते हैं। देखिए एक रिपोर्टाज है जो कि इस पे लिखा गया है, जिसका नाम है 10 डेज 10 डेज दैट शुक दैट दैट शुक दैट शुक द वर्ल्ड दैट शुक द वर्ल्ड दैट शुक द वर्ल्ड। तो हमें ये रिपोर्टाजकार देखने को मिलते हैं, और ये जो 3 रिपोर्टाजकार हैं, इलिया एहरेनबुर्ग, और उसके बाद आंद्रे मेलरोज, और दूसरे जो हैं वह कौन से हमें देखने को मिलते हैं? डॉस पैसोस। तो ये जो 3 रिपोर्टाजकार है, शुरुआती समय में यही हमें मुख्य देखने को शुरुआती समय में देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्टाज कोई बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी चैप्टर नहीं है, या बहुत ही ज्यादा लंबा लेसन नहीं है, इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये जो कुछ कंटेंट वाली बातें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो इनके नाम पूछे जाते हैं, तो इनके नाम आपको पता होंगे तो आप कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, और चीजों को देखिए समझते चलिए, चीजों को समझना जरूरी है। बाकी कंटेंट तो आपके पास बुक में भी होगा, पीडीएफ फॉर्म में भी है, नेट पे भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन समझना जरूरी है कि आरंभ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है। इन सभी तथ्यों को समझना ज्यादा जरूरी है। और देखिए जो रिपोर्टाज इसको हम समझते हैं, रिपोर्टाज नई साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। जैसा कि हमने बात की कि रिपोर्टाज है वह नई विधा के रूप में हमें देखने को मिलता है। अन्य गद्य विधाएं रेखा चित्र, संस्मरण, फीचर, वृत्तचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी, निबंध और कहानी आदि भी हैं, परंतु रिपोर्टाज की अपनी अलग विशेषता है जो उसे एकदम अलग सिद्ध करती है। मतलब हमने देखा कि कितनी सारी विधाएं हैं हिंदी के अंतर्गत, लेकिन जो रिपोर्टाज है उसकी जो विशेषता है अलग है। जैसे कि इतनी सारी गद्य विधाएं हैं, तो हर विधा की अलग अपनी एक अलग विशेषता है। उसी प्रकार से जो रिपोर्टाज है उसकी भी एक अलग विशेषता है, इसी कारण से इसका जो नाम है वह अलग दिया गया है। वर्णन की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता, तथ्यपूर्णता, सहृदय संवेदनीयता और परिस्थितिजन्य ऐतिहासिकता, बिंब विधान क्षमता और शैली क्षेत्र की नवीनता इत्यादि रिपोर्टाज की विशेषताएं हैं। मतलब इसकी जो वर्णन शैली है, इसमें बिंबों का प्रयोग किया गया है। बिंब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, बिंब क्या होता है? बिंब होता है ऐसी चीज जिसके द्वारा से आपके मस्तिष्क में एक इमेज क्रिएट की जाती है, उसको हम बिंब कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अभी एक कार ड्राइव कर रहे हैं और उस कार का ना एक्सीडेंट हो गया, तो आपके दिमाग में जो कार होगी, सबके दिमाग में वो अलग अलग होगी, किसी की लाल होगी, किसी की काली होगी, किसी की व्हाइट होगी। और एक्सीडेंट भी किसी का ट्रक के साथ हो रहा है, किसी का बाइक वाले के साथ हो रहा है, किसी का पुल में ही गिर गया। मतलब जो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो रही है, इसी को बिंब कहते हैं, और इसी का प्रयोग हमें बिंब का प्रयोग हमें रिपोर्टाज में देखने को मिलता है, जहां रिपोर्ट में हमें बिंब का प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से मानी जाती है। देखिए हिंदी में, अब ये सारी बात तो हो गई थी इसकी बैकग्राउंड की, अब हिंदी में रिपोर्टाज की परंपरा हमें कहां से देखने को मिलती है, इस पे हम बात करते हैं। हिंदी में
हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा, रिपो रिपोर्टाज रिपोर्टाज लेखन की परंपरा, लेखन रिपोर्टाज लेखन की परंपरा, रिपोर्टाज लेखन की परंपरा, रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना। देखिए शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह इनका नाम शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा से आरंभ माना जाता है। लक्ष्मीपुरा और रूपाभ दिसंबर। देखिए लक्ष्मीपुरा जो है वह 1938 में लिखी गई थी, 1938 में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1938 में लिखी गई थी। आरंभ माना जाता है, आरंभ माना जाता है, और आरंभ माना जाता है, आरंभ माना जाता है, आरंभ माना जाता, आरंभ माना जाता, आरंभ माना जाता, आरंभ हुई, सॉरी, आरंभ माना जाता है, इसी को, ठीक है, आरंभ माना जाता है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत उनके अनेक रिपोर्टाज प्रकाशित हुए। जो प्रेमचंद की पत्रिका थी हंस और समाचार और विचार, प्रेमचंद की जो पत्रिका थी, प्रेमचंद की जो पत्रिका थी, प्रेमचंद की पत्रिका, मतलब ये इसमें संपादक का कार्य किया करते थे। वह कौन कौन सा था? वह था हंस, और दूसरी पत्रिका का नाम हमने क्या देखा? समाचार और विचार, समाचार और विचार, समाचार और विचार। तो ये देखने को मिलता है समाचार और विचार। और अपना देश, अपना देश से आरंभ माना जाता है, अपना देश से आरंभ माना जाता है, अपना देश से आरंभ माना जाता है, आरंभ माना जाता है। देखिए मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा रिफिल कर देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा विजिबल हो। देखिए रिपोर्टाज का जो आरंभ है हिंदी साहित्य में, वह हमें कब से देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है जो शिवदान सिंह चौहान की जो रचना है लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 में इन्होंने लिखा था, जो कि प्रेमचंद की जो पत्रिकाएं थी हंस और समाचार विचार, आरंभ, मतलब ये सभी जो पत्रिकाएं थी, इन्हीं से मतलब माना जाता है कि रिपोर्टाज लेखन जो है आरंभ हुई, और इनमें प्रकाशन हमें देखने को मिलता है। तो यही सभी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है, और इन्हीं से हम रिपोर्टाज का एक तरह से प्रारंभ मानते हैं। तो ये सभी रचनाओं को हमें जानना है, याद करना है, और कुछ भी करिए लेकिन इन सभी रचनाओं को तो बिल्कुल ही ध्यान कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य से अगर आप विद्यार्थी हैं तो इन सभी चीजों को तो याद करना ही पड़ेगा, और हिंदी साहित्य को समझने के लिए हमें सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। फैक्ट्स को जब आप संश्लेषण करेंगे, जब फैक्ट्स का पहले आप विश्लेषण कीजिए, उसके बाद संश्लेषण करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो परिवर्तन है, जो रुझान है, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ क्यों हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। तो ये जो दो रचनाएं हैं, ये जो दो पत्रिकाएं हैं, हंस और समाज और विचार, ये जो पत्रिकाएं हैं, इससे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और देखिए हम देखते हैं कि रिपोर्टाज
लेखकों में प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम उल्लेखनीय है। जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है रिपोर्टाज लेखक में, वह कौन सा नाम है? प्रकाश चंद्र। महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लेखक, महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लेखक, महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लेखक। देखिए कौन कौन से लेखक है जो महत्वपूर्ण है। प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम प्रकाश चंद, और जो दूसरे हैं प्रकाश चंद और उनकी जो रचना है प्रकाश चंद, और इनकी जो रचना है स्वराज भवन। इनकी रचना कौन सी है? प्रकाश चंद, और रचना इनकी कौन सी है? रचना है इनकी स्वराज भवन। स्वराज भवन इनकी जो रचना है स्वराज भवन और अल्मोड़े, स्वराज भवन और अल्मोड़े, स्वराज भवन अल्मोड़े, और अल्मोड़े का बाजार, सॉरी अल्मोड़े नहीं, अल्मोड़े का बाजार, और बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, और बंगाल का अकाल, और उसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वह है उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क, देखिए क्या इन्होंने लिखा है, रेखाएं और चित्र। इनकी रचना है रेखाएं और चित्र। उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है रेखाएं और चित्र। वही हमें देखने को मिलेगा कि जो इनकी दूसरी रेखाएं और चित्र, जो कि 1944 की रचना है इनकी। कब की है? 1944 की। तो ये इनकी एक महत्वपूर्ण मतलब नाम के तौर पे हम देख सकते हैं। वही देखेंगे हम राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय, राम नारायण उपाध्याय। और इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलेगा? राम नारायण उपाध्याय ने लिखा है गरीब और अमीर की पुस्तकें। गरीब और अमीर की पुस्तकें, गरीब और अमीर की पुस्तकें, यह इनकी रचना हमें देखने को मिलती है। और खून के छींटे, इनकी जो दूसरी रचना है खून के छींटे, ये रचना हमें देखने को मिलती है। देखिए पद्मलाल पन्ना बख्शी जो हैं, प्रभाकर माचवे, भदंत आनंद, कौशल्यायन, शिव सागर मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र और प्रभाकर शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा तथा फणीश्वर नाथ रेणु उल्लेखनीय रिपोर्टाजकार लेखक ने क्रमशः मोटर स्टैंड, जब प्रभाकर पाताल गए, देश की मिट्टी और बुलाती है वे लड़के 1000 साल
युद्ध यात्रा, क्षण बोले, कण मुस्काए, प्लॉट का मोर्चा और प्लॉट का मोर्चा, अपोलो का रथ तथा ऋणजाल धनजाल सरीखे उत्कृष्ट रिपोर्टाज से इन विधा को समृद्ध कर अपनी रचनात्मकता को नए आयाम दिए हैं। मतलब ये जितने भी रचनाकार हैं, फणीश्वरनाथ रेणु और उपेंद्रनाथ अश्क और मतलब ये जो प्रभाकर माचवे, मदंत आनंद कौशल्यायन, शिवसागर मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा तथा फणीश्वरनाथ रेणु, इन्होंने एक नया लेवल या आयाम या एक नया स्तर दिया रिपोर्टाज लेखन को, और उसमें जो कमियां थी उसको सुधारा और उसमें जो रचनात्मकता को बढ़ावा मिला इस युग में देखने को मिलता है। और ये जो युग है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये युग कौन सा है? ये युग है प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद 1936 के बाद का जो युग है वह है प्रगतिवाद का, और प्रगतिवाद में ही रिपोर्टाज जो है अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। और देखिए क्या चीज हमें देखने को मिलता है, पिछली सदी के अंतिम दशक में पत्रकारिता से जुड़े अनेक साहित्यकारों रघुवीर सहाय, विष्णु खरे और मंगलेश डबराल इत्यादि ने रिपोर्टाज को नए आयाम दिए हैं। तो रिपोर्टाज में हमें ये सभी चीजें देखने को मिलती है। देखिए एक छोटी सी कहानी समझिए, रिपोर्टाज लेखन का प्रचलन क्यों बढ़ा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखवा दी, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक कहानी की तरह इसको समझने की कोशिश कीजिए कि रिपोर्टाज लेखन का महत्व क्यों बढ़ा। प्रगतिवाद में शुरुआती प्रगतिवाद का आरंभ ही हुआ और रिपोर्टाज लेखन जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। देखिए क्या हुआ कि छायावाद में केवल प्रकृति के ऊपर लिखा जा रहा था, प्रकृतिवाद प्रकृतिवाद और प्रकृति के ऊपर ही सबसे ज्यादा लिखा गया। जब लोग यथार्थ से जुड़े 1936 के बाद प्रगतिवाद में, तो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जब नई चेतना आई और इन लोगों के विचार एकदम से बदल गए धीरे धीरे, और जो इनके विचार हैं एक मत हो गए, और लोगों ने क्या था, यथार्थ की चीजों को ही, अब क्या थी, इन्होंने काल्पनिक चीजों को नहीं यथार्थ को उठाया और यथार्थ में कल्पना का पुट जोड़ा, मतलब उसमें काल्पनिकता को जोड़ा और उस चीज को नमक मिर्ची के माध्यम से लोगों को बताने लगे, समझाने लगे, और लोगों को अच्छा भी लगने लगा कि हाँ ये सभी चीजें ठीक है। और न्यूज़पेपर जो थे, न्यूज़पेपर में उस समय रिपोर्टाज प्रकाशित होने लगी, तो लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगने लगा, उनको इन्फॉर्मेशन जानकारी भी मिलने लगी कई सारी चीजों की, वे घटना का घटना जान लेते थे और उसमें भी मनोरंजन उनका हो जाता था और नई चेतना का विकास हुआ। तो ये सभी चीजें जो है होती गई, और प्रगति की बात के बाद आपको पता ही है कि कैसे प्रयोगवाद, प्रयोगवाद जो है वह क्यों आया। जब यथार्थवाद में कल्पना थी, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद में हम देखते हैं मार्क्सिस्ट लोग हैं, लेकिन उसमें ये जो रिपोर्टाज लेखक है या जो अन्य लेखक है वह कल्पना का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। प्रयोगवाद में हमें घोर मार्क्सवाद का दर्शन और ये सभी चीजें देखने को मिलेंगे, जिसमें घोर यथार्थवाद और अधनग्न यथार्थवाद हमें देखने को मिलेगा। और इन्हीं सब कारण से जो गद्य विधाएं हैं इस समय जो विकसित हुई, उनका विकास ज्यादा जल्दी हो गया। उनका विकास ज्यादा जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि उनमें जो हकीकत होती थी ना, बहुत ही ज्यादा सहज तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसमें ज्यादा शब्दों को घुमाया फिराया नहीं गया, सीधे सपाट शब्दों में बातों को कहा गया। और रिपोर्टाज में भी यही सब चीजें हमें देखने को मिलता है। बस यही है कि इसके अंतर्गत रिपोर्टाज में बस हुआ ये कि चीजों को थोड़ा कल्पना के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई और लोगों को अच्छे से उस चीज को समझाने की प्रयत्न किया गया। तो रिपोर्टाज में यही सारी चीजें हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक था, लेकिन टॉपिक जो था इंपॉर्टेंट था। चीजों को समझना जरूरी था, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हम चीजों को जोड़ पाते हैं। हिंदी साहित्य को पढ़ने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा तरीका। देखिए अगर आपको फैक्ट याद करने हैं तो केवल आप एक आदमी के फैक्ट याद करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपको फैक्ट ही याद करना है ना, तो 4-5 लेखकों को लो और उनसे कंपेयर करके याद करो, देखो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप एक ही आदमी के फैक्ट याद करेंगे तो आप उसको क्या है, याद करेंगे भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे। लेकिन आप 3-4 लोगों को उठा लोगे, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ले लो, महादेवी वर्मा को ले लो, जयशंकर प्रसाद को ले लो, पंत को ले लो, इन चारों को ले लो, इनके फैक्ट्स याद कर लो। कंपेयर में चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, अगर आप अकेले को करेंगे तो याद नहीं होगा। और साहित्य को क्या है,
विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ हमें समझना है। पहले चीजों को डीप से पढ़िए, उसके बाद चीजों को जोड़ना सीखिए कि अच्छा विश्व स्तर पर ये चीजें हो रही हैं, ये घटनाएं घट रही है, तो इसका प्रभाव जो है भारत पर हमें देखने को मिल रहा है। यही सभी चीजें जो है आपको यूट्यूब पे या जो टीचर्स है वो नहीं समझा पाते। देखिए, हिंदी साहित्य या कोई भी साहित्य हो, उस पर प्रभाव होता है। साहित्य पे किसका? समाज का प्रभाव होता है। समाज क्या है? समाज का मतलब समझ लीजिए ये संपूर्ण दुनिया ही समाज है, और इसका प्रभाव हमें साहित्य पर देखने को मिलेगा। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव आज हमारे समाज पे कितना हावी हो गया है। आजकल अगर आप नए किताबों को या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि आप इंग्लिश की भी चीजें देख रहे हैं, हिंदी की भी देख रहे हैं, मतलब हर भाषा, हर चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। आपको बेशक वो उसकी जानकारी ज्यादा ना हो, लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो समाज जो है, साहित्य और समाज दोनों जुटे हुए हैं, और चीजों को आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए, और तथ्यों को इधर से उधर समझने की कोशिश कीजिए। आपको तथ्य भी समझ में आएंगे, चीजें भी समझ में आएगी, और सब कोई भी दर्शन आ रहा है या कोई भी वाद आ रहा है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है दर्शन, फिलोसफी। उसके पीछे की फिलोसफी क्या रही? जैसे गांधीवाद आया, तो गांधीवाद आने का क्या कारण था? आपको पता ही है कि हमारा जो देश था, उसमें हम पे शासन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी आए और उनके जो विचार थे, उसी विचार के माध्यम से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए। इसलिए गांधीवाद को हम पढ़ते हैं। मार्क्सवाद क्या था? जितने भी दर्शन है उसको समझिए और दर्शन को जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप इग्नू या एसओएल या ड्यू के ओपन के स्टूडेंट है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस लाया हूं मैं यूट्यूब पे सारी। अगर आप एग्जाम के पहले ही देख रहे हैं ना इन वीडियोस को, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने बहुत ही कम चीजों में, बहुत ही शॉर्ट चीजों में आपको वो सारी चीजें बताने की कोशिश की है, जिससे आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिप्शन, मतलब बहुत ही अच्छा लिख पाएंगे। तो इसलिए ये सभी जो क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली विधा के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।